हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल का क्वेद आज़म ट्रॉफी का मैच, जो कि होने जा रहा है नॉर्दर्न और सिंध के बीच में। इससे पहले इस मैच की एनालिसिस स्टार्ट करें। आज का जो प्लंकेट शील्ड चल रहा है ठीक ठाक चल रहा है। आई होप हमारे जो बैट्समैन थे उनमें से दोनों ने ही काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा। बॉलरों ने भी जैसे जैसे मैंने नाम बताए थे सभी ने ठीक ठाक करा है। होपफुली आगे आने वाले समय में सब कुछ सही जाएगा। और इससे पहले जो हमने CSA मैच कवर करा था वो भी ठीक ही जा रहा है। मतलब जैसे जैसे हमने कहा था, सिर्फ तबरेज़ शामसी को थोड़ा मैंने अंडर एस्टिमेट करा था, लेकिन अगर आप सेफ गए होंगे तो आपका तो अल्टीमेट जा ही रहा होगा। और आई होप आज का जब रिजल्ट आएगा तब आपके सभी के रिजल्ट्स अच्छे आए होंगे और मुझे लॉट्स ऑफ स्क्रीनशॉट मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। देखिए, क्वेद आज़म ट्रॉफी ने हमने दोनों मैच कवर करे हैं। एक चीज़ तो आप लोग ऑलरेडी समझ गए होंगे कि इस मैचेस में रिकॉर्ड्स थोड़े कम होते हैं। जो करना होता है वो है हमें पिच को समझ करना होता है। ठीक है, अगर आपको याद हो पहले मैच में मैंने कहा था कि रन्स बनते हैं पहले एक डेढ़ दिन में, उसके बाद रन्स कम होते हैं और स्पिनर्स आते हैं। आपको याद भी होगा उस मैच में पहले एक दो दिन में पेसर्स का रोल था, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन था। लेकिन दूसरे मैच में मैंने कहा था कि डे वन से स्पिनर्स का रोल आता है और रन्स कम बनते हैं, तो हमने उसी बेसिस पे टीम्स बनाई थी और कमाल का गया था। मैं क्या ही बताऊं, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर भी ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि पिच का रोल क्या है, क्योंकि वैसे भी हेड टू हेड मैचेस तो पिछले साल से पहले तक नहीं है। तो पिछले साल के एक दो मैचेस जो हैं वही हैं। तो हेड टू हेड में आप ज़्यादा ट्रांजिशन नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा वो है पिच का कंडीशन क्या है, और टॉस वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मैच होने जा रहा है यूनाइटेड बैंक लिमिटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची, मतलब वो ग्राउंड जहाँ पे हमने हमारा पहला मैच क्वेद आज़म ट्रॉफी का कवर करा था, जो कि हुआ था खैबर पख्तूनख्वा और बालूचिस्तान के बीच में। तो उस समय भी मैंने ग्राउंड के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी। जिन्होंने भी वो वीडियो देखी होगी उनको याद होगा, आई होप। अगर आपको याद नहीं भी है तो मैं यहाँ पर तो रिपीट करवा ही दूंगा। पिछले सीजन की बात करें तो नॉर्दर्न रनर अप थी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, और सिंध पिछले साल में 5वें स्थान पर उन्होंने खत्म किया था। दोनों मैच हुए हैं इन दोनों टीमों के बीच में, नॉर्दर्न ने एक जीता है और एक मैच हुआ है टाई। वेदर की कोई इश्यू नहीं है। सिंध की तरफ से ये कुछ परफॉर्मर्स थे और नॉर्दर्न के परफॉर्मर्स आपको पता ही होंगे, पिछले वीडियो में बताया भी था। और बॉलिंग में सिंध के होकर तबीज खान और सोहेल खान, मोहम्मद असगर। अभी इनके टीम में क्या प्रॉब्लम होती है मालूम है? इनका जो बैटिंग है ख़राब नहीं है, इनके पास अच्छे खासे बैट्समैन हैं। फवाद आलम जिनके हाईएस्ट रन स्कोरर हैं, इसके सिवा भी बहुत सारे ऐसे बैट्समैन हैं। लेकिन प्रॉब्लम इनके लिए यही हो जाती है कि इनके पास पिछले सीज़न में भी बहुत बढ़िया कोई स्पिनर्स नहीं थे। काशिफ भट्टी के रूप में एक डिपेंडेबल स्पिनर को उन्होंने ढूंढ निकाला था, लेकिन ज़्यादा मैच उन्हें से खिलाया नहीं गया था, क्योंकि उनको ढूंढते ढूंढते काफ़ी लेट हो गया था। और इस सीज़न में वो सिंध को छोड़कर खैबर पख्तूनख्वा की टीम में चले गए हैं। आपको पता ही होगा खैबर पख्तूनख्वा के पहले मैच में उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी और बैटिंग, मतलब बॉलिंग दोनों ही करी थी। तो इस सीज़न में सिंध के टीम ने स्पिनर्स को इंक्लूड करा है अपने स्क्वाड में। एक को उन्होंने लिया है मोहम्मद असगार को बालूचिस्तान से, और दूसरे हैं आसिक अली। आसिक अली भी पिछले सीज़न में कुछ मैचेस खेले थे, ज़्यादा नहीं, लेकिन इस सीज़न में पहले मैच तो में उनको तो मौका नहीं मिला था, लेकिन दूसरे मैच में उनको मौका मिला है और उन्होंने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करी थी। ये एक डिपार्टमेंट है जहाँ पर उनकी वीकनेस है, स्पिन गेंदबाजी। इसीलिए क्या होता है कि पहले एक दो दिन में तो चलिए फिर भी सही है, सिंध का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनके पास जो पेसर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मैं आगे और भी डिटेल में इनके बारे में समझाता हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे चलता जाता है, जैसे जैसे पिच स्लो होता जाता है, जहाँ पर स्पिनर्स की ज़रूरत होती है वहाँ पर इनके पास ऑप्शन की कमी हो जाती है। इनके पास कुछ पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं, ऑलराउंडर टाइप हैं, लेकिन उस तरह से स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं थे कभी भी। ठीक है, और ये चीज़ नॉर्दर्न के पास तो भर भर के है। आपको पता ही होगा नौमान अली के बारे में, मतलब कई बार बता चुका हूँ मैं इनके बारे में, पिछले सीजन के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। तो ये एक स्ट्रेंथ जो नॉर्दर्न के पास है वो ना सिंध के पास अवेलेबल नहीं था पिछले सीजन में। इस सीज़न में उन्होंने दो स्पिनर को इंक्लूड किया है, जैसे मैंने बताया। तो इससे हमारे लिए कन्फ्यूजन और पैदा हो रहा है, वो है ये कि चलिए नॉर्दर्न की तरफ से तो हमें पता है कि कौन उनके मेन स्पिनर होने वाले हैं। मतलब तीसरे चौथे दिन में जब बॉलिंग की बारी आएगी तब कौन सा बॉलर वो होगा जो 30-35 ओवर गेंदबाजी करवाएगा, ये तो हमें पता है। लेकिन सिंध के होकर जो स्पिनर्स हैं उनके बारे में हमें पता नहीं है कि कौन सा स्पिनर उनका मेन स्पिनर होने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही स्पिनर्स नए हैं, आप कह सकते हैं। आशिक अली पिछले सीजन में खेले थे लेकिन ज़्यादा मैच नहीं, शायद 2 या 3 मैच ही खेले थे, और मोहम्मद असगार इस सीज़न में जुड़े हैं। आप स्टेटिस्टिक्स की बात करेंगे, मोहम्मद असगार पिछले सीजन में बालूचिस्तान के होकर हाईएस्ट विकेट टेकर थे। इस सीज़न में पहले मैच से वो मेन स्पिनर के तौर पर खेल तो रहे हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं अभी तक। और आशिक अली जैसे मैंने बताया पिछले सीजन में ज़्यादा मैच नहीं खेले थे और इस सीज़न में एक ही मैच वो खेले हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। मैं आगे आपको सब कुछ समझा देता हूँ। रिसेंट मैचेस की बात करें तो 2 हेड टू हेड मैच हुए थे। यहाँ से आप कुछ नाम को
इनकाउंटर कर पाएंगे। नामों को ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये है आखिरी मैच जो इन तीनों टीमों के बीच में हुआ था। नॉर्दर्न ने पहले बैटिंग करते हुए 408 बनाए थे, जहां पर फैज़ान रियाज का था डबल सेंचुरी, साथ में मोहम्मद अजम और आली सरफराज। बॉलिंग में देखिए सोहेल खान, मीर हमजा, ताबिश खान, सारे के सारे हैं पेसर्स, ठीक है। हसन खान एक ऑप्शनर थे शायद जो अभी अवेलेबल नहीं है। सिंध की बैटिंग भी ठीक ठाक रही थी, जहां पर मोहम्मद जो थे वो अवेलेबल नहीं है, साथ में फवाद आलम और अनवर अली जो बॉलर हैं इनके, ठीक है, उन्होंने लगाया था अर्शतक। नौमान अली के विकेट्स तो थे, उनके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्दर्न ने दूसरे इनिंग्स में भी अच्छी बल्लेबाजी करी थी, फिर से आपको मोहम्मद अजम कुछ रन दिख जाएंगे, साथ में फैज़ल और रियाज, मतलब दोनों ही इनिंग्स में इन दोनों के रन से, साथ में जीशान मलिक ने यहाँ पर रन बनाया था। सिंध की बैटिंग आखिरी दिन पे आते आते यहाँ पर ख़त्म हो चुकी थी, और ये स्ट्रेंथ है नॉर्दर्न के, हमने पता ही है नॉर्दर्न के बारे में कि नौमान अली को वो सामने रख देते हैं और जब पीस लो हो जाती है तब मतलब कहर ढा देते हैं वो, और यही काम यहाँ पर भी उन्होंने करा था। 4 विकेट निकाले थे जब बैटिंग से सोहेल खान, देखिए पेसर, अनवर अली ये भी पेसर, इन दोनों ने ही रन बनाया, साथ में खुरम मंजूर के कुछ रन थे, ठीक है। तो इनके जो पेसर्स हैं, इसीलिए मैंने बताया इनके पेसर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। बॉलिंग तो बॉलिंग करवाते ही हैं और साथ में बैटिंग भी थोड़ी बहुत करवा लेते हैं। और आखिरी जो मैच हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में, यहाँ पर नॉर्थर्न की तरफ से बहुत सारे प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया था, अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो, लेकिन जो खेल रहे थे उनमें से मोहम्मद अजम के रन आपको दिख जाएंगे, 271 बनाया था। ताबिश खान के बारे में कुछ चीज़ें मुझे बतानी है। ये सिंध के होकर तो हाईएस्ट विकेट टेकर रहते ही हैं, इनको लेकर बहुत ज़्यादा बातें होती हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक मीडिया में। इनका उम्र हो चुका है, 35 ईयर्स एज है, और शायद ज़्यादा दिन नहीं खेलेंगे क्योंकि पेसर हैं, और इतना दिनों तक, इतनी उम्र तक पेसरों का मतलब खींच पाना क्रिकेट बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इनको लेकर बहुत सारे बातें ये होते हैं कि इतने उम्र में भी ये इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, इतनी बढ़िया गेंदबाजी करवाते हैं, बैटिंग भी थोड़ी बहुत करवा लेते हैं, तो क्यों इनको पाकिस्तान के नेशनल टीम में मौका नहीं मिलता, कम से कम टेस्ट मैचेस में, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं पाकिस्तान के टेस्ट मैच क्रिकेट में जिनको माना जाता है कि वो टेस्ट मैच के लिए मतलब एलिजिबल ही नहीं होना चाहिए, अगर ठीक ठाक से क्राइटेरिया रखा जाए तो वहाँ पर ताबिश खान का सिलेक्शन होना चाहिए, ऐसे बातें होते हैं। तो ताबिश खान की क्वालिटी को लेकर कोई भी डाउट मत रख लेना। पाकिस्तान के डोमेस्टिक मीडिया में मतलब बहुत सारी मीडिया न्यूज़ चैनल्स वगैरह ये मानते हैं कि ताबिश खान को इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका मिलना चाहिए था, और जैसे मैंने बताया सिंध के होकर तो हाईएस्ट विकेट टेकर ये थे ही। डिस्पाइट दैट, ये याद रखना ये स्पिनर नहीं है, 30-35 ओवर की गेंदबाजी ये नहीं करवाते हैं, लेकिन फिर भी विकेट टेकिंग एबिलिटी इनके पास है। और जैसे मैंने पहले ही बताया सिंध के जो पेसर्स होते हैं ये बैटिंग भी थोड़ी बहुत करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ताबिश खान के विकेट्स थे, साथ में सोहेल खान। सिंध की बैटिंग यहाँ पर ठीक ठाक रही थी। खुरम मंसूर के यहाँ पर रन थे, साथ में आसाद शौफीक, साद अली, और यहाँ पर मैच हो गया था ड्रॉ, शायद बारिश वगैरह कुछ हुआ था इसीलिए मैच यहाँ पर पूरा नहीं हो पाया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं। कुछ नाम आपके सामने आए हैं। मोहम्मद अजम, तीनों ही इनिंग्स में इनके खाते में रन है, बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन है। फैज़ान रियाज के रन आपको दिख जाएंगे, यहाँ पर वो ज़्यादा रन नहीं बना पाए थे, यहाँ पर रन आउट हो चुके थे, अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो। फैज़ान रियाज को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करवाना चाहता हूँ आज के मैच में, अगर सही बताऊँ तो, क्योंकि बहुत लोग हो सकता है कल के मैच में इनको मिस भी कर दे, और अगर मिस नहीं भी करे तो भी शायद कैप्टन वाइस कैप्टनसी के बारे में नहीं सोचे। उनको क्यों हाईलाइट करवाना है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए हेड टू हेड में आपने इनका नाम देखा है, मोहम्मद अजम का नाम आपने देखा है, खुरम मंसूर का नाम आपने देखा है, और बॉलिंग में सोहेल खान, ताबिश खान जैसे प्लेयर्स के, नौमान अली तो हैं ही, इनके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो हेड टू हेड में ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो भी है आपने आई होप नोटिस कर लिया होगा। अभी आ जाते हैं ग्राउंड पर। ग्राउंड के बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है, अभी भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग मैच आपको मैं दिखाऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने खैबर और बालूचिस्तान की टीमें जहाँ पर इन्वॉल्व थी वही मैचेस मैंने आपको दिखाए थे। यहाँ पर मैं दिखाऊंगा सिंध और नॉर्दर्न की टीमें जहाँ जहाँ पर इन्वॉल्व रहे हैं। सिंध ने पिछले सीजन में 3 मैचेस खेले थे इस ग्राउंड पर, तो वो 3 मैच, इस सीज़न में 1 मैच वो खेले हैं, वो 1 मैच, 4 मैच। नॉर्दर्न ने पिछले सीजन में 2 मैच खेले हैं, तो वो 2 मैच आपको मैं दिखाऊंगा, टोटल 6 हो गए। और एक और मैच जो इस सीज़न में हुआ है खैबर और बालूचिस्तान के बीच में जो पहला मैच हुआ था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। टोटल 7 मैचेस मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, और आई होप यहाँ से आपको पूरी तरीके से आइडिया लग जाएगा कि आपको करना क्या है, टॉस के ऊपर डिपेंड करके, या फिर टीम में आपको क्या क्या कहाँ पे चेंजेस वगैरह करने हैं। तो यह पहला मैच सिंध ने जो खेला था। बैटिंग में उन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी थी। पहले इनिंग्स में नोटिस करना, पहले इनिंग्स में रन कितने बन रहे हैं, पहले 1-2 दिन में रन कितने बन रहे हैं, अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो 476, जहां पर खुरम मंसूर के साथ उमर बिन यूसुफ, आसाद शफीक, फवाद आलम, ठीक है, इन्होंने बड़ा स्कोर खड़ा किया था। पेसर्स के खास कुछ नहीं थे, 3 विकेट, और स्पिनर के 6। खैबर के इनिंग्स अगेंस्ट में मैच था जहां पर सोहेल खान, देखिए यहाँ पर ही इनके लिए तकलीफें खड़ी हो गई।
476 रन बनाया। आप लगभग उम्मीद रख सकते हैं कि पहला दिन का तो बैटिंग हुआ ही था, दूसरे दिन में भी लगभग 2 सीजन तक बैटिंग यहाँ पर हुई थी। मतलब लगभग 1.5 दिन तक उन्होंने बैटिंग करी। ठीक है, सामने वाले टीम ने भी यहाँ पर देखिए 300 के ऊपर टोटल बना दिया था, मतलब दूसरे तीसरे दिन तक इनकी भी बैटिंग चली, लेकिन फिर भी ये टीम को ऑल आउट भी नहीं कर पाए और कम रन पर निपटा भी नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई फ्रंटलाइन स्पिनर्स ही नहीं थे। अभी फ्रंटलाइन स्पिनर ना होने से क्या नुकसान हुआ वो तो मैं आपको आगे समझाऊंगा ही, लेकिन नहीं थे, जिसका फायदा यहाँ पर मिल गया ओपोनेंट टीम को। विकेट निकालने वाले बॉलर थे पेसर सारे, ताबिश खान और सोहेल खान। सिंध दूसरी इनिंग में 30 ओवर का मैच जो बचा था वहाँ पर ओमार बिन यूसुफ फिर से और साद अली के रस्ते, मतलब पिछले मैच में आखिरी बार जो मैच यहाँ पर हुआ था ओमार बिन यूसुफ ने दोनों ही इनिंग्स रन बनाए थे। ठीक है, अच्छा अगला मैच देखते हैं। फिर से यहाँ पर सिंध की पहले बैटिंग आई, फिर से विशाल स्कोर उन्होंने खड़ा किया। खुरम मंजूर के यहाँ पर भी रन, आसाद सौफी के यहाँ पर भी रन थे थोड़े से कम, और सरफराज अहमद। पेसर्स का 1, स्पिनर का 4। नोटिस करिए स्पिनर्स के विकेट पहले दिन से ही मतलब थोड़ा सा कम लेकिन है, लेकिन आ रहे हैं। उसके बाद फिर से नोटिस करिए बालूचिस्तान के अगेंस्ट मैच था, 355 पर 9, 173 ओवर बॉलिंग करवाई, लेकिन फिर भी वो ऑल आउट ही नहीं कर पाए बालूचिस्तान की टीम को। विकेट निकाला किसने? आसाद सौफीक ने, जो एक पार्ट टाइम स्पिनर है। साथ में फवाद आलम, ताबिश खान, सौसाकिर, इन्होंने कुछ विकेट निकाले। इनमें से पेसर सिर्फ ताबिश खान है। मतलब देखिए आखिरी 2 दिन में बैटिंग बॉलिंग जब बारी आई तो विकेट निकालने वाले स्पिनर ही थे, लेकिन क्योंकि कोई फ्रंटलाइन स्पिनर इनके पास नहीं है तो 173 ओवर गेंदबाजी करवाने के बावजूद भी ये टीम को ऑल आउट नहीं कर पा रहे हैं और मैच हो गया ड्रॉ। ऐसी नहीं है, बैटिंग बहुत अच्छी हो रही है। आप नोटिस करिए दोनों ही मैच में बैटिंग 450 के ऊपर रन बने, 500 के आसपास रन बने, लेकिन वो ऑल आउट ही नहीं कर पा रहे हैं टीम को। क्यों ऑल आउट नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि दूसरे दिन के बाद जब पिच स्लो हो रहा है तब आपके पास जितना भी प्रेशर क्यों ना हो उसका फायदा आपको मिलने वाला है नहीं, और वो मिला भी नहीं। तो ये हमने देखा है दोनों मैचेस में। अगला मैच देखते हैं। यहाँ पर साउदर्न पंजाब ने पहले बैटिंग करी थी और फिर से नोटिस करिए रन्स क्या बन रहे हैं, 546। वहाँ पर तो चलिए डिक्लेयर दे दिया था, अगर डिक्लेयर ना दिए तो शायद वहाँ पर ही 500 रन बन जाते। विकेट्स निकाला किसने? सारे के सारे पेसर्स और फवाद आलम जो पार्ट टाइम बॉलिंग करवाते हैं, ये फ्रंटलाइन स्पिनर नहीं है, याद रखना। इनके 2 विकेट्स। सिंध 286, खराब टोटल नहीं है। ठीक है, जब भाई 546 रन बन रहा है मतलब 1.5 दिन तो पक्का बल्लेबाजी करी होगी, 2 दिन भी शायद हो सकते हैं। तो दूसरे या तीसरे दिन में इनकी बैटिंग आई थी। फिर से खुरम मंसूर और आसाद सभी के रन आपको मिल जाएंगे। साथ में साद अली, पेसर्स के 7, स्पिनर के 3, और जब चौथे दिन में इनको बैटिंग के लिए भेज दिया 133 पर निपट गए। ओमार बिन यूसुफ के कुछ रन यहाँ पर थे और पेसर्स के और स्पिनर्स के बराबर थे करके विकेट, और यहाँ पर मामला निपट गया। तो नोटिस कर रहे हो ना आप कि क्या डिफरेंस हो रहा है कि सिंध की बॉलिंग टीमों को ऑल आउट नहीं कर पा रही है, लेकिन सिंध के अगेंस्ट में जो टीमें आ रहे हैं वो इनको ऑल आउट कर रहे हैं। डिफरेंस एक ही हो रहा है, वो है स्पिनर्स। ठीक है, साउदर्न पंजाब के पास भी बहुत बड़े बड़े कोई स्पिनर्स नहीं थे, लेकिन फिर भी जो थे उनसे ही इनका काम हो गया, जितना नहीं है अवेलेबल सिंध के पास। तो यही कहानी रही है पिछले सीजन में सिंध की इस ग्राउंड पर। ध्यान से नोटिस करना, जब जब उन्होंने पहले बैटिंग करी है 450 500 के करीब रन उन्होंने बना दिया है, लेकिन टीमों को ऑल आउट ही नहीं कर पा रहे हैं वो। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि मैच वो जीत नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब बारी सिंध के अगेंस्ट में आई तो सेम चीज़ पहले दिन में हमें देखने को मिला। पहले 1-2 दिन में रन्स बहुत ज़्यादा बन गए, लेकिन सिंध की टीम ऑल आउट हो रही है क्योंकि सामने वाले टीम के पास स्पिनर्स हैं। अभी स्पिनर का रोल क्या है वो तो आपको तब पता चलेगा जब कोई टीम मैं आपको दिखाऊंगा जो स्पिन अटैक के ऊपर डिपेंड करके आ रही है तब। तो फिलहाल के लिए सिंध ऐसी टीम के तौर पे आपके सामने आ रही है जिनके पास पेसर्स तो बहुत अच्छे हैं लेकिन स्पिनर्स अच्छे नहीं हैं, इसलिए जैसे जैसे मैच आगे चलता जाता है ये मैच से दूर चले जाते हैं। अच्छा, इस सीज़न में जो 2 मैचेस हुए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं, तो इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि क्यों मैं बार बार स्पिनर्स के ऊपर प्रायोरिटी दे रहा हूं। और इनमें से एक मैच सिंध का भी है ऑफ कोर्स। तो यह है पहला मैच जो कि हुआ था बालूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बीच में। बालूचिस्तान ने पहले बैटिंग करी पहले दिन में, और लगभग पहला दिन बहुत सा ओवर उन्होंने बैटिंग कर लिया था। 362, पेसर्स का 6 विकेट और स्पिनर्स के 4। ठीक है, उसके बाद खैबर की बैटिंग अच्छी नहीं हुई, रन यहाँ पर बन सकते थे, मतलब हिस्टोरिकली तो बनते हैं, नहीं बने। देखिए जैसे जैसे मैच आगे चलता जा रहा है रेशियो देखिए 6-4 से हो गया 5-5, और उसके बाद आखिरी 2 दिन में तो पेसर्स के कोई नामो निशानी नहीं है। बालूचिस्तान ने बनाया 217, 8 विकेट गिरे, स्पिनर्स के उनमें से 6, बाकी तो रनआउट वगैरह हुए होंगे। और आखिरी इनिंग्स में 226 का टारगेट दिया, सारे के सारे मतलब 80% विकेट्स तो स्पिनर्स के खाते में हैं।
तो आप नोटिस कर पा रहे हैं ना कि जैसे जैसे मैच आगे चलता जा रहा है स्पिनर्स का रोल कितना ज़्यादा हो रहा है। अभी अगर यहाँ पे आपके पास स्पिनर नहीं हो तो ये विकेट्स निकालेगा कौन, है ना। आपके पास चाहे वो 150 किलोमीटर गति से बॉल करने वाले पेसर ही क्यों ना हो, लेकिन पिच तो आपको सपोर्ट करेगा नहीं, तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं। ठीक है, यही चीज़ मैं आपको ऊपर समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, कि यही चीज़ हिस्टोरिकली सिंध के अगेंस्ट में गई है पिछले सीज़न में, क्योंकि उनके पास कोई स्पिनर्स थे ही नहीं। लेकिन इस सीज़न में चीज़ें अलग हुई हैं। इस सीज़न में जिन्होंने एक मैच जो खेला है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, इस चीज़ में जो पहला मैच था यहाँ पर वो जीत नहीं पाए थे, लेकिन आप यहाँ पे जो चीज़ मैंने सिंध की तरफ से दिखाया कि वो किसी भी तरीके से ऑल आउट नहीं कर पा रहे थे, वो वैसा चीज़ यहाँ पर नहीं था। अनलकी थे, जीत नहीं पाए थे, लेकिन यहाँ पर चीज़ें थोड़ी बदली थी। मैं दिखा देता हूँ। देखिए, पहले दिन बैटिंग करी, 361 बने, रन बनाया, शौद शकील, फावाद आलम और सरफराज अहमद का शतक था। स्पिनर्स के 5, स्पेसर के 2। दूसरे इनिंग्स में भी ठीक ठाक टोटल बने खैबर पख्तूनख्वा के। सोहेल खान पेसर, ताबिश खान पेसर, लेकिन 5 विकेट यहाँ पर निकाले थे आशिक अली ने, जो कि राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं। ठीक है, दूसरे इनिंग में सिंध की बैटिंग आई, 234 रन। आसाद शौफीक, फिर से आपने ऊपर भी नोटिस करा होगा इनका नाम, साथ में ओमार यूसुफ के कुछ रन थे, हसन मोहसिन के कुछ रन थे। स्पिनर के ऑफकोर्स तीसरे इनिंग्स में आप बैटिंग कर रहे हो तो स्पिनर्स का रोल तो आएगा ही। स्पिनर्स 5 विकेट, और आखिरी इनिंग्स में 289 का टारगेट दिया था, वो तो चेज होना नहीं था। 96 फॉर 7 करवा दिया था। मुझे लगता है मैच यहाँ पर पूरा हुआ नहीं था, मतलब पूरे ओवर की मैच नहीं हुई थी, किसी कारण की वजह से हो सकता है, नहीं तो जो भी हो मैच यहाँ पर मतलब ऑल आउट वो नहीं कर पाए थे, लेकिन 96 फॉर 7 था। आशिक अली ने यहाँ पर धागा खोल दिया था। ठीक है, दोनों इनिंग्स मिलाकर 11 विकेट, और यही एक चीज़ है जो कि सिंध की तरफ से मिसिंग हो रही थी पिछले सीजन में। ठीक है, पेसर्स तो पेसर्स अभी भी हैं, और मोहम्मद अजहर जिसके बारे में मैं बता रहा था, इन्होंने भी 1 विकेट निकाला था, लेकिन पहले इनिंग्स में इनके खाते में कोई विकेट नहीं था। आशिक अली के खाते में हालांकि 5 विकेट थे, और दूसरे इनिंग में भी। तो यही एक कन्फ्यूज़न भी है, और यही वो कन्फ्यूज़न क्या है वो तो मैं आपको आगे समझाता हूँ। लेकिन यही एक चीज़ है जो कि सिंध की तरफ से इम्प्रूव हुआ है, बाकी इनकी टीम में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। बैटिंग अभी भी ठीक ठाक रही है, जो बल्लेबाज थे वो अभी भी हैं, रन्स बनाने वाले बैट्समैन भी लगभग सेम हैं, पेसर्स भी सेम है, लेकिन स्पिन अटैक में उनके लिए इंक्लूजन हुआ है, जिसके वजह से जो टीम पहले 400, 450, 500 के आसपास स्कोर बनाने के बावजूद भी जीत नहीं पा रही थी, वो इस बार 361 रन बनाने के लगभग जीत ही गए थे। शायद 10-15 ओवर और मैच होता तो शायद जीत भी जाते। ठीक है, 45.4 ओवर मैच हुआ था। मैंने बताया पूरा मैच यहाँ पर हुआ नहीं था, किसी कारण की वजह से थोड़ा अनलकी रह गए थे, नहीं तो यहाँ पर मैच वो जीत सकते थे। अच्छा, तो ये है पूरी तरीके से सिंध की कहानी। आई होप पूरी तरीके से आप समझ गए होंगे बॉलिंग यूनिट में क्या स्ट्रेंथ वगैरह, क्या वीकनेस वगैरह उनकी है। अभी मैं आपको कन्फ्यूजन बताता हूँ क्या है। इनके टीम में 2 स्पिनर्स ऐड हुए हैं, ऐड नहीं हुए हैं, ऐड एक ही स्पिनर हुए हैं, वो है मोहम्मद अजहर, जो कि पिछले सीजन में बलूचिस्तान के होकर खेलते थे, और आशिक अली पिछले सीजन से टीम में थे, लेकिन ज़्यादा मैच वो खेले नहीं थे। अभी इस सीजन में पहले मैच पे तो उन्होंने 11 विकेट निकाला है। जो भी बंदे आपके ओपोनेंट में आएंगे, अगर वो पिछले मैच का स्कोर बोर्ड देख के टीम बनाएंगे तो आशिक अली को ज़रूर लेंगे। लेकिन बात यह है कि क्या मोहम्मद अजहर उनके मेन स्पिनर नहीं है। देखिए, ऐसा मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मोहम्मद अजहर ने भी ठीक ठाक बॉलिंग करवाई थी, लगभग इक्वल ओवर्स मिले थे दोनों ही बॉलर्स को, लेकिन विकेट मिला था आशिक अली को। मोहम्मद अजहर पिछले सीजन के हाईएस्ट विकेट टेकर थे फॉर बालूचिस्तान, 10 मैच 27 विकेट ऐसा कुछ उनका था। तो बाई एनी मीन्स उनकी क्वालिटी को लेकर तो आप डाउट नहीं कर सकते, लेकिन विकेट्स क्योंकि आशिक अली ने निकाला है, तो इनिशियली मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हैं और आपको एक स्पिनर तो रखना ही पड़ेगा, तो आशिक अली के साथ ही जाना। लेकिन मोहम्मद अजहर को बड़ी लीग में बिल्कुल ट्राई करना, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा बॉलर मेन स्पिनर होने वाला है। देखिए, नॉर्दर्न के होकर तो सेट है, नौमान अली ही मेन स्पिनर है, वो सबके ओवर मतलब आधा जितना मैच होगा आधा ओवर वो करवा देते हैं, लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा अलग है। ठीक है, यहाँ पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कौन सा स्पिनर मेन स्पिनर होने जा रहा है। आशिक अली को ही आप रख के चल सकते हैं स्मॉल लीग में, मैं आगे आपको समझा देता हूँ कॉम्बिनेशन आप क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन ये कन्फ्यूजन है। ठीक है, ये जो आपको समझाना पड़ेगा। अच्छा, नॉर्दर्न ने भी पिछले सीजन में 2 मैचेस खेले हैं, ये तो मैंने पूरी तरीके से सिंध की कहानी आपको बताई। नॉर्दर्न ने पिछले सीजन में 2 मैचेस खेले हैं, आप देख लेते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें उन्होंने करी हुई है और कौन कौन से परफॉर्मर हमारे सामने आ रहे हैं। सिंध की तरफ से आई हो आपने नोटिस करा होगा, खुरम मंसूर, आसाद शौफी कंसिस्टेंटली वहाँ परफॉर्मेंस का था। इसके सिवा इस सीजन में जो मैच हुआ है वहाँ पर फवाद आलम, ओमार बिन यूसुफ कुछ इनिंग्स में उनके रन्स हैं और एक शतक भी है, तो बड़ी लीग के लिए एक बहुत बड़े पंट आपके लिए बन सकते हैं। बॉलिंग में सोहेल खान, ताबिश खान, ये कुछ पेसर्स रहे हैं जिनमें से मेरा वोट हमेशा ही ताबिश खान के ऊपर रहता है।
अच्छा, नॉर्दर्न के मैचेस हम देख लेते हैं। तो पिछले सीजन में ये था उनका सेकंड लास्ट मैच। दो फिर से पहले इनिंग्स में रन देखिए 411 रन बना था किसने, जीसन मलिक, आली सरफराज, फैजान रियाज, सरमत भट्टी, हम्माद आजम। हम्माद आजम हर जगह पे इनका नाम है भाई साहब, मतलब बहुत बड़े स्कोरर तो नहीं है लेकिन स्कोरर बहुत अच्छे कंसिस्टेंट हैं। अच्छा, पेसर्स के साथ स्पिनर्स के यहाँ पर विकेट थोड़े ज़्यादा थे ऑफ कोर्स। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा को यहाँ पर बैटिंग मिल गई, मेरे ख्याल से दूसरे दिन भी इनको बैटिंग मिली थी, ठीक है। वकास अहमद जिन्होंने 6 विकेट निकाले थे, नौमान अली के ऊपर ये आ गए थे। वकास अहमद है पेसर, ये थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं, इन्होंने यहाँ पर 6 विकेट निकाले थे। और अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो दूसरे दिन में, मतलब पहले जितने दिन तक उनको बॉलिंग करने का मौका मिला था दूसरे दिन में, उसी में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा विकेट निकाल लिए थे, लेकिन 6 विकेट उनके खाते में था। दूसरे इनिंग में नॉर्दर्न ने बनाया 139 फॉर 6, स्पिनर्स ने यहाँ पर धागा खोल रखा था ऑलमोस्ट। जीसान मलिक के यहाँ पर भी रन्स थे, यहाँ पर भी रन्स थे। खैबर पख्तूनख्वा को आखिरी इनिंग्स में उन्होंने सामने डाल दिया और जैसा होता है हर बार वही हुआ, नौमान अली अकेले ही सब कुछ संभाल लिए। अच्छा, दूसरा मैच देखते हैं। पहले इनिंग्स में बैटिंग हुई, बालूचिस्तान ने बनाया 300। सदाफ हुसैन के यहाँ पर विकेट थे, नौमान अली के साथ वकास अहमद, यहाँ पर भी एक विकेट उनका था। नॉर्दर्न ने बनाया 342, कितने रन बनाए, उमार अमीन, शर्मत भट्टी और जमाल अनवर। शर्मत भट्टी ने यहाँ पर भी एक शतक लगाया हुआ था, ठीक है, यहाँ पर भी 86 उनके खाते में है। पेसर्स के 8 विकेट थे और स्पिनर्स में से मोहम्मद अजहर, जैसा मैंने बताया बालूचिस्तान को खेलते थे, उनके 1 विकेट थे। और बालूचिस्तान ने दूसरे इनिंग्स में, मतलब मैच के तीसरे दिन आप समझ सकते हैं, नौमान अली का 5, वकास अहमद यहाँ पर भी 4 विकेट थे। और देखिए वकास अहमद किस तरह से नौमान अली के विकेट्स को या मतलब टाइम को यहाँ पर वो ले रहे हैं। नौमान अली 5 विकेट और वकास 4, नहीं तो आपने पिछले मैच में देखा होगा कि किस तरह से नौमान अली ने 11 विकेट निकाले थे और ऐसे मैचेस भी मैंने आपको दिखाए थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो नहीं रहा है। नौमान अली को मिले 8 विकेट और वकास अहमद को भी 5 विकेट मिले थे, ठीक है। और आखिरी दिन में नॉर्दर्न ने यहाँ पर रन को चेस कर लिया। जीसान मलिक यहाँ पर भी रन है, फैजान रियाज यहाँ पर भी रन है, आली सरफराज यहाँ पर भी रन है। तो यहाँ से 2-3 नाम आपके सामने आ रहे हैं। नौमान अली तो हैं ही, उनके बारे में मैं बातें नहीं करूँगा। बैटिंग में सरमत भट्टी का नाम आपके सामने आ रहा है, स्पेशली पहले इनिंग्स में, ठीक है, पहले दिन या पहली इनिंग्स आप जो भी कह लीजिए। बॉलिंग में वकास अहमद का नाम आ रहा है आपके सामने, जीशान मलिक का नाम आ रहा है, जिन्होंने जो एक मैच था वहाँ पर दोनों इनिंग्स में और दूसरे मैच के एक इनिंग्स में रन बनाया है। यही कुछ है जिन्होंने कॉन्सिस्टेंटली परफॉर्मेंस करे हुए हैं। तो आई होप आपने नोटिस करा होगा कि क्या हो रहे हैं पिच के बारे में। आई होप आपको पूरी तरीके से दिमाग में गद गया होगा क्या करना है। पहले 1-2 दिन में रन्स बनते हैं और काफ़ी बनते हैं। अभी सामने वाली टीम के ऊपर डिपेंड करता है, अगर सामने वाली टीम की बैटिंग खराब हुई तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पहले 1-2 दिन में रन्स काफ़ी बनते हैं। उसके बाद धीरे धीरे रनों की गति कम होती जाती है और पिच की भी, पिच धीरे धीरे स्लोअर होता जाता है। तो आपको क्या करना है, इसीलिए मैंने बताया टॉस आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम टॉस जीत रही है, क्योंकि मोस्टली मुझे लगता है जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग ही करेगी। तो जो भी टीम टॉस जीत के, अगर समझ लीजिए जो भी टीम बैटिंग कर रही है, उनकी तरफ से मिनिमम 3 से 4 बैट्समैन तो आपकी टीम में ज़रूर होने चाहिए। हो गया। और जो काम आपको करना पड़ेगा, जो भी टीम पहले बॉलिंग करवा रही है उनके जो मेन स्ट्राइक बॉलर हैं उनको आपको रख के चलना पड़ेगा। एक चीज़ नोटिस करना, अगर समझ लीजिए सामने वाली टीम बैटिंग बहुत बढ़िया कर लेती है, 450-500 रन बना देते हैं, तो हो सकता है जो पेसर आप ले रहे हैं उसको 1 या 2 विकेट से ज़्यादा ना मिले, हो सकता है। लेकिन चांसेस ये भी हैं कि वो पेसर विकेट्स बंचेस में ले, दोनों तरफ से ही पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए सेफ जाने के लिए जो भी टीम पहले इनिंग्स में बैटिंग कर रही है उनके बैट्समैन ज़्यादा, जो भी टीम पहले इनिंग्स में बॉलिंग कर रही है उनके स्ट्राइक बॉलर को रखना है। बाकी स्पिनर्स तो दोनों टीमों से होंगे ही, क्योंकि पहले दिन में ना सही या दूसरे दिन में ना सही, तीसरे चौथे दिन में तो बॉलिंग आएगी ही और तब स्पिनर्स का ही रोल चलता है, ये तो आपने देख ही लिया है। तो आगे हम देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। प्लेइंग इलेवन की बात करें, सिंध के होकर खुरम मंसूर और उमर बिन यूसुफ ओपनिंग करेंगे। खुरम मंसूर लेफ्ट हैंडेड होंगे यहाँ पे। उसके बाद शौज शकील, आसाद शौफीक, फवाद आलम, सरफराज अहमद कैप्टन, विकेट कीपर दोनों ही हैं, हसन मोहसिन, सोहेल खान, तबीश खान, आसिक अली, मोहम्मद अजहर। अभी इनमें से अगर आपको देखना पड़े, देखिए खुरम मंसूर सबके टीम में है, मैं नहीं कहूँगा इनको ड्रॉप करो। करंट फॉर्म में थोड़ा सा इनका प्रॉब्लम तो है, लेकिन रख लीजिएगा, स्मॉल लीग में इनके रिकॉर्ड्स भी डिसेंट है यहाँ पे ग्राउंड पे। उसके बाद शौज शकील, देखिए मेरे पर्सनल बहुत ही फेवरेट वाले प्लेयर हैं ये, लेकिन इनको मैनेज कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। पिछले मैच में इन्होंने रन बना के आए हैं, ये थोड़ी बहुत पार्ट टाइम बॉलिंग करवा लेते हैं, लेकिन उनको मैनेज कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। आसाद शौफीक
मस्ट हैव हैं, इनको गलती से भी मिस मत कर लेना। सारे रिकॉर्ड्स इनके सपोर्ट में हैं, ठीक है। और बॉलिंग भी थोड़ी बहुत करवा लेते हैं, मैं बॉलिंग से बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बैटिंग में इनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। फवाद आलम एक और मस्ट हैव है। सरफराज अहमद तो कीपर सेक्शन में है, तो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट चॉइस बन जाते हैं। उसके बाद सोहेल खान, तबीज खान में से कोई एक आपके टीम में मस्टली होने चाहिए। अगर सिंध पहले बॉलिंग करवा रही है, पहले अगर बॉलिंग नहीं भी करवाई, एक चीज़ समझ लो, समझ लीजिए हम देख रहे हैं कि पहले एक दिन में या 1.5 दिन में बैटिंग काफ़ी अच्छी हो रही है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि पहले एक दिन में बैटिंग अच्छा ना हो, और अगर अच्छा हो भी तो ऐसा हो सकता है कि समझ लीजिए सामने वाली टीम जो है बहुत जल्दी उन्होंने रन बना दिया और 90 या 100 ओवर के भीतर 400 रन बना के उन्होंने छोड़ दिया। और अगर 100 ओवर के भीतर वो छोड़ देते हैं तो दूसरे इनिंग के जो पेसर हैं उनको भी मौका मिल जाएगा कि पहले 1.5 दिन के भीतर उनकी भी बॉलिंग आ जाए, ठीक है। और जैसा हम नोटिस कर पा रहे हैं पहले 1.5-2 दिन तक पेसर्स का रोल रहता है, तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि स्पेशली सिंध के पेसर्स के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि इनके एक पेसर को कम से कम रख के चलना। मेरा वोट कहाँ पे है मैंने बता दिया। सेफ आपको देखना है, सोहेल खान है, सिलेक्शन परसेंट इनका डिसेंट होगा। आशिक अली, मोहम्मद अजहर में से कोई एक आंख बंद करके आपके मस्ट हैव है, क्योंकि इनको पहले 1-2 दिन में बॉलिंग मिले या ना मिले, तीसरे चौथे दिन में तो ज़रूर मिलेगी और वहाँ पर तो ये विकेट ज़रूर निकालेंगे। देखिए, आशिक अली से बेटर रिकॉर्ड्स हैं मोहम्मद अजहर के, लेकिन अभी फ्रंटलाइन स्पिनर इनके कौन होने वाले हैं यहाँ पर मुझे थोड़ा डाउट है, क्योंकि आखिरी मैच में आशिक अली ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करी हुई है। इसी ग्राउंड पर 11 विकेट निकाले हैं और मेजॉरिटी ऑफ द जनता जो मिनिमम स्कोरबोर्ड को भी देख कर आएंगे वो आशिक अली को ही लेंगे। तो स्मॉल लीग में आशिक अली के साथ ही जाइए, बड़ी लीग में आप मोहम्मद अजहर के साथ जा सकते हैं। इवन छोटी लीग में भी ना आप आशिक अली मोहम्मद अजहर दोनों को लेकर चल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर एक सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा। वो क्या है मैं आगे आपको दिखाता हूँ। बाकी बेंच में यहाँ पे मोहम्मद हसन है, अगर ये खेलते हैं तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ड्रीम 11 में तो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। किसी और साइड में अगर आप खेल रहे हो जहाँ पर 1 या 2 बॉलर के साथ जा सकते हो, वहाँ पर एक बार के लिए सोच भी सकते हो। नॉर्दर्न के होकर कुछ बताने के लिए खास तो नहीं है, हम पूरी तरीके से इनके स्क्वाड से वाकिफ हो चुके हैं। इनमें से जीशान मलिक, फैज़ान रियाज, उमर अमीन, शर्माद भट्टी, हम्माद आजम, इन सभी के कमाल के रिकॉर्ड है। इनमें से अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो जीशान मलिक के ग्राउंड में, फैज़ान रियाज के हेड टू हेड में, शर्माद भट्टी के ग्राउंड में और हम्माद आजम के तो हर जगह पे रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। उमर अमीन के रिकॉर्ड्स उस तरह से नहीं हैं, लेकिन पिछले मैच में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने करी थी। आसिफ अली के भी कुछ रिकॉर्ड्स नहीं, और मैं पर्सनली इनको एज ए लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेटर नहीं मानता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। लेकिन सेफ पिक है, इंटरनेशनल प्लेयर है, बहुत लोग इनको कैप्टन वाइस नहीं बनाएंगे, तो आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते हो। अगर स्पेशली पहले इनसे बैटिंग करते हैं तो गलती से मिस मत कर लेना, अगर बाद में बैटिंग आती है तो आप एक बार के लिए सोच भी सकते हो। उसके बाद नौमान अली मस्ट है, बताने की ज़रूरत नहीं है। राजा हसन पिछले मैच में खेले थे, लेकिन अभी भी ड्रीम 11 ने इनको लिस्ट नहीं कराया है, मुझे नहीं पता क्यों। वकास अहमद इनके तरफ से मेन पेसर हैं, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर तबीश खान के बारे में बताया, ये मेन पेसर होंगे वकास अहमद। और ऊपर जो पेसर्स हैं सिंध की तरफ से वो बैटिंग भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, एक बोनस के तौर पर आपको पॉइंट दे सकते हैं वो। वैसा ही एडवांटेज आपको वकास अहमद की तरफ से ही मिल जाएगा, ये थोड़ी बहुत बैटिंग भी करवा लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत बैटिंग करवा सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो सिंध के होकर फवाद आलम और खुरम मंजूर सेफेस्ट पिक में है। उसके बाद सरफराज और आसाद शफीक, और मेरे लिए चारों ही मस्ट हैव हैं। खुरम मंजूर का फॉर्म मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि गड़बड़ हो रहा है, तो थोड़ा सा रिस्क लेना है, या फिर बड़ी लीग खेल रहे हो तो खुरम मंजूर को एक ट्राई ज़रूर कर लेना। उसके बाद आशिक अली जो बॉलर में होंगे, मोहम्मद अजहर में से कोई एक, ताबिश खान पेसर होंगे मेरे मेन, सौद शकील और उमर बिन यूसुफ, इनको लोग बिल्कुल भी नहीं देखने वाले हैं उमर बिन यूसुफ को, लेकिन रिकॉर्ड्स इनके डिसेंट हैं, ठीक है। डोमेस्टिक सर्किट में काफ़ी कंसिस्टेंट स्कोरर हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता स्मॉल लीग में आप इनको मैनेज कर पाएंगे। ठीक ठाक टोटल रहता है, लेकिन अगर बहुत हाई स्कोरिंग इनकाउंटर होता है तो 40-50 रन ज़्यादा मैटर करेगा नहीं, तो स्मॉल लीग में इग्नोर करना, लेकिन बड़ी लीग में अगर आप चाहो तो ट्राई ज़रूर कर सकते हो। नॉर्दर्न के होकर आशिफ अली और नौमान अली, दिन दिन का सिलेक्शन परसेंटेज और कैप्टनसी चॉइस दोनों ही बढ़ रहा है। फैज़ान रियाज, जीशान मलिक यहाँ से, हम्मद आजम मेरे ख्याल से आपके टीम में मस्ट हैव होने चाहिए। शर्मा भट्टी को लोग ज़्यादा नहीं लेंगे, लेकिन आपके लिए एक बहुत बड़े पंट बन सकते हैं। रिकॉर्ड इनके डिसेंट है और फॉर्म पे है बंदा, पिछले मैच में रन बनाया था, ज़्यादा नहीं कि इससे ज़्यादा रन उमर अमीन ने बनाया था, लेकिन रन उन्होंने बनाया हुआ है और इनके पास एबिलिटी है बड़ी इनिंग्स खेलने का। तो देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद वकास अहमद बॉलरों में से अगर आप देखना चाहते हो तो आसिफ अली का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। अच्छा, आसिफ अली का लिखा हुआ है, तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मेरे लिए ये जो स्ट्रक्चर है लगभग ये सेट है,
ठीक है। यहाँ पर आप मैक्सिमम चेंज कहाँ पे कर सकते हो मालूम, फैज़ान रियाज या फवाद आलम के जगह पर अगर आप किसी को ड्रॉप करना चाहते हो। मैं नहीं कर रहा। अभी क्या करना है आपको और कैसे करना है मैं बताता हूँ। तो देखिए, रिगार्डलेस ऑफ टॉस, सरफराज अहमद तो वैसे भी कीपर में है, कोई बात नहीं इनको लेकर। आसाद शौफीक मस्ट हैव है। खुरम मंजूर फॉर्म पे थोड़ा सा मुझे सवाल दिख रहा है इनका, लेकिन फिर भी स्मॉल लीग में आप लेकर चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये तीन तो हैं ही, हम्माद आजम के हर जगह पे रिकॉर्ड है, याद रखना बैटिंग से ही है। फैज़ान रियाज पिछले मैच में खास कुछ कर नहीं पाए थे, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली देखेंगे तो पिछले मैच में एक ही बॉल उन्होंने खेला था। मैं एक बॉल देख के तो नहीं बता सकता कि बंदा फॉर्म पे है या नहीं, और दूसरी इनिंग्स में नॉट आउट थे, तो ये एक बात है। और फवाद आलम तो इनके टीम में जितने भी बैटिंग हैं जो भी हैं ये करते हैं, और थोड़ी बहुत पार्ट टाइम बॉलिंग भी करवा लेते हैं। नौमान अली, आशिक अली मेरे लिए वैसे भी काम पे आ जाएंगे। अभी देखिए, अगर समझ लीजिए सिंध पहले टॉस जीत के बैटिंग कर रही है, तो आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड आपको उनके बैटिंग को लेना है ज़्यादा। ऑलरेडी हमारे पास आसाद शौफीक हैं, खुरम मंजूर हैं, फवाद आलम हैं। आप सरफराज अहमद को डिफ़ॉल्ट ले रहे हो, चाहे वो रन बनाए नहीं बनाए आपको लेना पड़ेगा। चौथा बैट्समैन अगर आपको ढूंढना है तो आपके पास यहाँ पे ओमार बिन यूसुफ का ऑप्शन है, आपके पास यहाँ पे सौद शकील का ऑप्शन है। दिन दिन इनका सिलेक्शन परसेंटेज कम होता जा रहा है, लेकिन बाई एनी मीन्स ये खराब प्लेयर नहीं है, कॉन्सिस्टेंट स्कोरर है, डिपेंडेबल प्लेयर है, पार्ट टाइम बॉलिंग करवा सकते हैं। ये दो ऑप्शन हैं, ठीक है। अगर आपको पता चल रहा है कि नॉर्दर्न की टीम पहले बैटिंग कर रही है, तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पर आ जाते हैं। जीशान मलिक सबसे पहले मेरे लिए, रिकॉर्ड्स इनके डिसेंट है, और मेरे लिए पर्सनल फेवरेट अगर मैं बताऊं तो वो है, अगर लॉन्गर फॉर्मेट की बात जब आती है तो। उसके बाद शर्माद भट्टी और उमर अमीन में से कोई एक, या आप जीशान मलिक, शर्माद भट्टी, उमर अमीन में से किसी दो को लेकर चल सकते हो। बॉलरों में से एक स्लॉट बाकी है मेरे लिए पर्सनल जो है, वकास अहमद यहाँ से, और यहाँ से तबीश खान, ठीक है। कौन सा बॉलर पहले इनिंग्स में बॉलिंग करवा रहा है ये नोटिस कर लेना पहले, और उसी हिसाब से लेना। देखिए, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे आप पूरी तरीके से बैलेंस टीम नहीं बना सकते हैं, कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी प्लेयर के तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, और हो सकता है वो रिस्क बैकफायर भी हो जाए, ठीक है, लेकिन रिस्क आपको लेना पड़ेगा। और कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइसेस की आप बात कर रहे हो, तो देखिए, अगर जिस ग्राउंड पे ये आखिरी मैच हुआ था ना, अगर वहाँ पे होता तो मैं कह देता नौमान अली, लेकिन यहाँ पे नौमान अली को मैं कह नहीं सकता। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नौमान अली आपको विकेट नहीं निकाल के देंगे, हो सकता है कि 6 से 7 या 8 विकेट आपको निकाल के दें, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट जो पॉइंट स्कोरर होंगे ना, मेजॉरिटी ऑफ द चांस यही है कि वो कोई बैट्समैन हो। मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ, जो आखिरी मैच इस ग्राउंड पे हुआ था खैबर पख्तूनख्वा और बालूचिस्तान के बीच में, वहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर थे बिस्मिल्लाह खान, जो कि कीपर सेक्शन में लिस्टेड थे। उन्होंने बहुत बड़ा शतक लगाया था, कैचिंग के पॉइंट्स पकड़े थे वो अलग, लेकिन शतक बहुत बड़ा लगाया था। दूसरे जो मतलब वाइस कैप्टन जो थे वो थे काशिफ भट्टी, उन्होंने भी 98 रन की इनिंग्स खेली थी। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे स्पिनर्स ने पॉइंट नहीं कलेक्ट कर दिया था, वहाँ पर यासीर शाह थे, उन्होंने भी 200 के ऊपर पॉइंट कलेक्ट करके दिया था। साजिद खान थे जिन्होंने भी 190 के आसपास पॉइंट कलेक्ट करके दिया था। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर आपके कोई बैट्समैन ही होने वाले हैं, ठीक है। मैं अगर मेरा पर्सनल चॉइस बताऊँ, समझ लीजिए अगर सिंध पहले बैटिंग कर रही है, तो इस सेक्शन में मैं हो सकता है जीशान मलिक, शर्माद भट्टी को और ऐड कर लूँ, और अगर सिंध पहले बैटिंग कर रही है तो हमें यहाँ से तो बॉलर रखना पड़ेगा नॉर्थर्न की तरफ से, तो ऐसा एक स्ट्रक्चर में बना लूँ, ठीक है। आपको अगर रिस्क लेना है तो आपको ऑलराउंडर सेक्शन से ही रिस्क लेना पड़ेगा। और मैं अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो हम्माद आजम, देखिए हम्माद आजम कॉन्सिस्टेंट स्कोरर हैं, कोई रिकॉर्ड इनके नेगेटिव नहीं है, लेकिन अगर समझ लीजिए बहुत बड़े टोटल्स की आप बात कर रहे हो ना, हम्माद आजम बहुत बड़े वाले स्कोरर नहीं है, वो 60, 70, 80 कॉन्सिस्टेंटली वो बनाते हैं, मतलब कॉन्सिस्टेंट स्कोरर हैं। लेकिन अगर आप समझ ऐसे प्लेयर को लेना चाहते हो तो शतक बनाते हैं, 150, 200 तक के इनिंग्स भी खेलने की क्षमता रखते हैं, तो उस सूची में हम्माद आजम की नंबर नहीं आएंगी, ठीक है। तो उसके जगह पर आप यहाँ पे उमर अमीन के साथ जा सकते हैं, या फिर आसिफ अली जो कि सेफर पिक होंगे। बाकी ये जो बैट्समैन हैं फैज़ान रियाज और फवाद आलम, जिन्होंने तो बड़े बड़े इनिंग्स खेले ही हुए हैं, तो इनके ऊपर मैं रिस्क नहीं ले सकता। हम्माद आजम के ऊपर आप ट्राई कर सकते हो। एक चीज़ याद रखना, कॉन्सिस्टेंट स्कोरर हैं लेकिन बड़े स्कोरर नहीं हैं, ठीक है। बॉलिंग में ये दोनों मस्ट हैव हैं, बाकी तीसरा बॉलर आपको टॉस के ऊपर देख के डिसाइड करना है, और यही कुछ चीज़ें हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में जितने भी प्लेयर्स लिस्टेड हैं सारे ही आपको बैटिंग से ही पॉइंट देंगे, तो ज़्यादा वहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस मैंने बता दिया है कि बैट्समैनों में से होना चाहिए, और कौन कौन से बैट्समैन होने चाहिए वो मैंने बता दिया है। देखिए एक चीज़ ध्यान में रखना, जिस भी बैट्समैन को आप रखेंगे रिस्क होगा, ठीक है। तो अगर पहले बॉल पे आउट हो जाते हैं तो आपका तो वहीं पे ख़त्म हो गया। अगर आप बॉलर को रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। लेकिन अगर समझ लीजिए कोई आपका सामने वाला ओपोनेंट आ गया और उसने रिस्क लेकर उस बैट्समैन को बनाया, जो बैट्समैन ज़्यादा रन बना रहा है, जैसे पिछले मैच में भी हुआ था खैबर और बलूचिस्तान के मैच में। सेफ हमने कैप्टन वाइस कैप्टन बनाए थे आदिल अमीन को, उन्होंने पॉइंट्स भी कलेक्ट किए। लेकिन बहुत लोग बिस्मिल्लाह खान जो कीपर थे उनको कैप्टन बना के आए थे, और उन्होंने 8 साल बाद शतक लगा भी दिया था, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। और अगर ऐसा ओपोनेंट आपके सामने आ गए और आप सेफ चले गए और वो बंदा रिस्क लेके आ गया, उसका रिस्क काम कर गया, तो ऑफकोर्स आप हारेंगे, ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरा अगर मैं आपको मेरा चॉइस बताऊं तो आसाद शफीक मेरे लिए सबसे बड़े वाले कैप्टन चॉइस बनने चाहिए। सारे रिकॉर्ड्स इनके सपोर्ट में है, फॉर्म पे भी हैं। फवाद आलम यहाँ से, फैज़ान रियाज यहाँ से, ये 3 मेरे लिए बहुत सही ऑप्शंस हैं। बहुत बड़ा रिस्क लेना है, शर्माद भट्टी आपका ऑप्शन होगा। बड़ी लीग खेल रहे हो, मैं छोटी लीग में नहीं कहूँगा क्योंकि खुरम मंजूर का फॉर्म मुझे थोड़ा हल्का लग रहा है। बड़ी लीग खेल रहे हो तो खुरम मंजूर को ट्राई करना, वहाँ से उमर अमीन को आप ट्राई कर सकते हो, और उमर बिन यूसुफ, ये 3 ऑप्शन हैं जिनके आसपास आप जा सकते हो। बॉलर्स कॉन्सिस्टेंट स्कोरर हैं, अगर आपको रिस्क नहीं लेना है आप बॉलर के साथ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन याद रखना सामने वाले ओपोनेंट अगर आपके आ गए जो रिस्क लेके आएंगे और अगर उनका रिस्क चल गया तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा है तो, और टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। लास्ट मोमेंट पे लाइनअप वगैरह कुछ भी न्यूज़ आता है, क्योंकि यहाँ पर लाइनअप का काफ़ी इशू होता है, पता ही होगा। तो लास्ट मोमेंट पे कोई न्यूज़ वगैरह आता है तो वो यहाँ पर शेयर हो जाएगी, तो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।